हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो जी, कैसे हो? हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सभी? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो वंशिका, मंजीत, सानिया, कविता, नागेंद्र, नैन्सी, धर्मेंद्र। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा आज है बारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजक यौगिक। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप सभी को बढ़िया से देखना है, अच्छे से समझना है और सारी बातों को ढंग से क्लियर कट करना है। ओके, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही मजबूत चैप्टर जिसको हम यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही खास चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ जी, ओके। तो आप सभी को आज इस चैप्टर को बढ़िया से देखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ओके, हेलो आनंद गुप्ता जी, आपको बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें आप। हाँ जी, ओके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रजिस्टर में इसको लिखना है, बढ़िया से क्लियर करना है। और यकीन माने बेटा, नीट का जो आप एग्जाम देंगे ना 2024 का, इसमें कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस इसके पक्के हैं, ठीक है। क्योंकि अब चैप्टर कम हो चुके हैं तो इस चैप्टर से थोड़े क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ेंगे। मैं एकदम बढ़िया हूं। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और इस संडे को टेस्ट है आपका, इस संडे को टेस्ट है। इस संडे के टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं मैं आपको जरूर पहले ही बता देता हूं। यहां पर टेस्ट सिलेबस, अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर मैं आपसे 3 चैप्टर के टेस्ट लूंगा, ठीक है। मतलब 3 चैप्टर दे रहा हूं आपको टेस्ट में। एक है डी एंड एफ ब्लॉक, ओके। और इस डी एंड एफ ब्लॉक का कल मैं यूट्यूब पर 12 बजे महाक्विज भी करवाने वाला हूं। और दूसरा है आपका यहां पर उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। और एक लास्ट है हमारा यहां पर आईयूपीएसी। हाँ जी, तो यहां मतलब नामकरण, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर है, यहां पर अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। सर जी इसमें इनऑर्गेनिक पढ़ाने में दिक्कत होती है। बेटा पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसको अच्छे से और टाइम दो, चीजों को टाइम दो, चीजें आराम से होती जाएगी। कल भूकंप आया था कि नहीं आया बेटा? आया था तो पता नहीं यार, ठीक है। ओके, हाँ आज थोड़ा मौसम बदला बदला सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ ओके, इस संडे टेस्ट को, संडे को है ना, कब है बेटा? संडे को है टेस्ट। आपको ये नहीं पता है कि संडे को टेस्ट होने वाला है आपका। ओके, तो बढ़िया से पढ़ने लग जाओ अच्छे से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोले थे, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहने दो, अभी ये कर लो, ठीक है। ये 3 चैप्टर में देने वाला हूं, आप इनको लगा लो, अच्छे से पढ़ लो। ये ना बोलो ताकि ना कि सर हमारा रिवीजन नहीं हो पाता, सर हम टेस्ट के लिए अच्छे से चैप्टर कवर नहीं कर पाते। कर लो इनको, 3 चैप्टर भी अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो अच्छे से सारी बातें क्लियर कर लोगे। ओके, तो इन 3 चैप्टर को अच्छे से कर लेना। इस संडे को टेस्ट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, मजेदार है, अच्छा चैप्टर है बेटा। थोड़े आपको बार बार रिवाइज करके आना है अच्छे से घर से। बहुत बढ़िया चैप्टर ये होने वाला है, यकीन माने इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक के तत्वों से ये रिलेटेड है, इसलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब आप बढ़िया से समझिएगा, अच्छे सारी बातों को क्लियर कीजिएगा। आईयूपीएससी बेटा होता तो 11th का ही है, लेकिन हम उसमें 12th में भी पढ़ते हैं। आईयूपीएससी का ऐसे कोई चैप्टर है ही नहीं,
कक्षा 11वीं में चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। तो वो जो सिद्धांत है ना, उस सिद्धांतों वाले पार्ट में हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं, समावयवता पढ़ते हैं, सामान्य कार्बनिक रसायन पढ़ते हैं। तो उसको हमने स्प्लिट कर लिया, पहले नामकरण, फिर समावयवता, फिर सामान्य कार्बनिक रसायन। तो अब यहाँ पे वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अरे इनऑर्गेनिक का है भाई, कितनी बार बोलूं यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर तो 12th वाला है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात की जाए इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर ये होने वाला है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि यार ये चैप्टर है क्या, इसका दैनिक जीवन से क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री में इस चैप्टर को क्यों रखा गया, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं कि सर ये डेली लाइफ से रिलेटेड है क्या, है ना। अगर कोई चीजें हमारी दैनिक जीवन से रिलेटेड है तो उसको समझना आसान होगा। उप सहसंयोजन रसायन क्या होता है, लवण क्या होता है, ठीक है, आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक क्या होता है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। द्विक लवण क्या होता है, उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, उप सहसंयोजक संकुल, संकुल बेटा बड़े बड़े यौगिकों को कहा जाता है। लिगेंड क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है, आईयूपीएसी नामकरण, यहां पर भी हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने वाले हैं। वहां कार्बनिक यौगिकों का, यहां अकार्बनिक यौगिकों का, स्पेशली उप सहसंयोजक संकुलों का। वर्नर का क्या सिद्धांत, डेविड वार्नर नहीं है ये, ठीक है। सिज्विक का नियम, EAN कैसे ज्ञात किया जाता है। VBT संयोजकता बंध सिद्धांत, यहां भी पढ़ेंगे, हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, यहां पर भी पढ़ेंगे। ओके, इसका अब अगला है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आने वाला पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर क्रिस्टल क्षेत्र, विपाटन ऊर्जा, धातु कार्बोनिल संकुलों में बॉन्डिंग कैसे होती है, उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता और इनके फिर PYQs हम करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बढ़िया से आज इन चैप्टर्स को आपको करना, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, शुरुआत करने वाले। ओके, अरे टेस्ट में आएगा ना उप सहसंयोजक यौगिक, 3 लेक्चर तो पढ़ाऊंगा, बुधवार तक का तो आ जाएगा ना, तो उसको पढ़ना अच्छे से। हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू विनीत। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को हम कवर अप करते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देते हैं, फोकस्ड रहते हैं बेटा, और फिर बाकी बातें बाद में करेंगे, है ना। थोड़ा पढ़ लेते हैं अब। ओके, तो बच्चों फटाफट से हेडिंग डाल लो, आज हम इन कुछ टॉपिक्स को करने वाले हैं। सिंपल टॉपिक है, एकदम बढ़िया लल्लन टॉप है, एकदम लल्लन टॉप, मक्खन है। बस थोड़ा सा आपने ढंग से चीजों को पढ़ा हो पिछला, तो ये भी आराम से समझ में आएगा। एकदम मक्खन टॉपिक है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, जो बढ़िया से पढ़ेगा वो अच्छे से सीखेगा, ठीक। ओके, तो सबसे पहले आता है बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ जी, तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यार उप सहसंयोजक यौगिक, देखो अभी तो हमारे 12th में सिर्फ इसका एक चैप्टर है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में ही आगे पढ़ते हो, जैसे कि BSc करते हो, देन MSc करते हो केमिस्ट्री में, तो आपको आगे चल करके जब मास्टर्स करते हो बेटा, तो पूरा एक बुक ही इसका होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डेप्थ में स्टडी करते हो। अगर आपको PhD करनी हो, PhD कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, लेकिन हमें उतना करना नहीं है, तो हमें इतनी चीजों से मतलब भी नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद है नीट में क्या पूछा जाएगा उसका बस हमें आंसर आ जाए और हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें तो आगे डॉक्टर बनना है, हमें यहाँ पे इस पे कोई रिसर्च नहीं करनी है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। अब क्या सर इस चैप्टर का दैनिक जीवन में कोई रोल है? बिल्कुल है। देखो, आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा, विटामिन B12 का नाम सुना होगा, इंसुलिन का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी चीजें, सिस्प्लेटिन कैंसर के उपचार में काम में आने वाली औषधि, इन सब का नाम सुना होगा। तो इन सब में कुछ न कुछ केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, वो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का संकुल पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, उसका संकुल पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है धातु परमाणु के रूप में, ओके, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, ठीक है,
और सिस्प्लेटिन बेटा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, एक उपसहसंयोजक यौगिक होता है। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से क्लियर करना है। और नीट से कितना रिलेटेड है भाई, बहुत ज्यादा। नीट वालों को और जेई वालों को इस चैप्टर से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अगर आपको प्यार नहीं है तो भी प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। अच्छे से पढ़ना, अच्छे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मजेदार है। ओके, तो ये था भैया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस चैप्टर की अगर हम शुरुआत करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। उपसहसंयोजक संकुल बोलो। देखो कुछ बेसिक बातें। संक्रमण जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व बोलो या डी ब्लॉक के तत्व बोलो। डी ब्लॉक के तत्व बोलो। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं, बहुत ज्यादा उनका जेड इफेक्ट होता है। देखो अगर मैं बात करूं किसी भी डी ब्लॉक के तत्व के बारे में, एक तो उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, उन पर आवेश बहुत ज्यादा होता है। आवेश ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, ऋणायनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से जो संक्रमण तत्व होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ऐसे यौगिक आसानी से बना पाते हैं, क्योंकि ऐसे यौगिकों में जो धनायन होता है वो बड़े बड़े ऋणायनों से घिरा रहता है, और ये डी ब्लॉक के तत्व आसानी से बना पाते हैं। तो यहां पर डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व ऐसे यौगिक आराम से बनाएंगे, और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यार ये उपसहसंयोजक यौगिक से रिलेटेड जो केमिस्ट्री, इसको बोला क्या जाता है, क्या है इसकी परिभाषा, क्या होती है उपसहसंयोजन रसायन। उपसहसंयोजन रसायन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हाँ जी, ओके। तो यार सिंपल सी बात है, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता हो। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाए, ठीक है। जिसमें कौन सा हमें पेपर में देखना है इसको, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उनको गुणों को समझा जाता है, उनकी संरचनाओं को समझा जाता है, वो ठीक है, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले अध्ययन किसने किया, अल्फ्रेड वर्नर ने, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर मैं बोलूं रसायन उपसहसंयोजन रसायन के जनक, सबसे पहले सर किसने उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया कि यार ऐसे भी कंपाउंड बन सकते हैं, तो वो अल्फ्रेड वर्नर ने बताया, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें अल्फ्रेड वर्नर, भाई हर चीज के बारे में कोई ना कोई एक आदमी तो बताएगा ही बताएगा। अल्फ्रेड वर्नर यही है आपके जनक, ठीक है, उपसहसंयोजन रसायन के। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाए, उन पर रिसर्च किया और उन्होंने बताया अरे यार इस तरह के भी कंपाउंड हो सकते हैं। दैट्स इट, खत्म। आइए कोई रिसर्च नहीं करनी इस पर। अब ये कंपाउंड इसने कैसे कैसे बताए, इसने बताया, इधर आओ, कि यार तुमने लवण के बारे में सुना है, बस वहीं से मैं तुम्हें इस कहानी के ऊपर लेकर आता हूं। बहुत साल पहले की बात है, जैसे कि साउथ की कोई पिक्चर स्टार्ट होती थी ना, स्टार्ट होता था कि 20 साल पहले, है ना, बचपन की कहानी, फिर आज की कहानी, कोई भी आता है तो पहले पुराना बताया जाता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर धीरे वो बड़ा होता है हीरो, फिर वो लड़ाई करता है, अपने माता पिता का, अपने प्यार का बदला लेता है। तो इस तरीके से बहुत साल पहले की बात है, एक होता था लवण, तो वहां से ये पिक्चर स्टार्ट होती है। तो लवण, अब लवण क्या होता है, बहुत ही बेसिक बहुत ही बेसिक सी बात है। लवण, लवण को हम बोलते हैं बेटा इंग्लिश में सॉल्ट, सॉल्ट।
तो आपने सुना होगा लवण के बारे में। लवण कब बनता है? सर जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। क्या आप सबने ये सुना है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं, तो वहां पे लवण बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, लवण की कोई परिभाषा नहीं पूछता है। तो आप देखो ध्यान से कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण बनता है, प्लस साथ में जल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो इस अभिक्रिया के दौरान होता क्या है? जैसे कि उदाहरण तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई उदाहरण ले लो, जैसे कि HCl मैंने ले लिया और यहां पर क्षार ले लिया NaOH। तो इन दोनों के बीच में बेटा क्या होगा? आयनों का एक्सचेंज होगा। अम्ल क्या होता है? H+ आयन देने वाला, क्षार क्या होता है? OH- आयन देने वाला। तो इसका H+ इसके OH- आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा कि आओ दोनों मिलकर के जल बना देते हैं। तो ये जल निकल गया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, HOH बाहर निकल गया। अब बचा क्या? इसका धनायन और इसका ऋणायन। तो अपोजिट आयन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये देख पा रहे हो कि यार HCl जो कि H+ आयन दे रहा है, क्लियर। और आज बेटा एक और स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में से ही एक जिसने आरंभ बैच ज्वाइन किया हुआ है अच्छे से, वो आज बस वो क्लास नहीं देख रहा है, आज वो स्टूडियो में आया हुआ है, ठीक है। एक बच्चा जो दिल्ली से ही बिलोंग करता है, तो वो आज डाउट नट के ऑफिस पर आया था अभी जस्ट, ठीक है। अभी भी यहीं पर प्रेजेंट है। वो हर एक स्टूडियो में जाके देख रहा है कि कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें होती है। सर बिहाइंड द सीन भी देखना जरूरी है ना, कैमरे के पीछे क्या है, कौन है वो कंप्यूटर जी जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वो आया हुआ है, तो अभी देख रहा है हर एक क्लास में कैसे कैसे क्लास चल रही है। ओके, तो अच्छा लगता है यार बच्चों को इस तरीके से मिलते टीचर से मिलना अच्छा लगता है ना। तो आप में से भी कोई है जो फिर आए हुए हैं, एक बार पहले भी ऐसे आया था। अच्छा लगता है कि यार हम इनको पढ़ाते हैं, उसके बारे में जानना कि तू कैसे क्या करता है। मैंने सबसे पहले उससे यही पूछे, बता तेरे नोट्स बता, तूने कैसे कैसे नोट्स बनाए। ओके, मैंने की तेरी कॉपी चेक करवा। हाँ जी, ओके। तो अब अच्छा लगता है ना कि देखिए नोट्स बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि घर पर तो रहता है, हमें क्या पता। और फिर उसने आज आके ये बोला कि सर केमिस्ट्री की कॉपी तो नहीं लाया, मैं बायोलॉजी और फिजिक्स की लेके आऊं। मैंने कि इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ताकि तुम ये ना बोल सको कि सर मेरी कॉपी घर पे रह गई। हाँ जी, ओके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। ओके, उसने यही बोला कि सर मेरी कॉपी घर पे रह गई। मैंने कि इसीलिए तो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ताकि तुम घर पे रहो, आराम से बढ़िया सारी चीज देख सको। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं बढ़िया से, ठीक। आज उसका भ्रमण है। हाँ जी, बिल्कुल यार, बिल्कुल सर, हम लोगों को ही बहुत मन करता है। बिल्कुल यार, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। हाँ जी, सब प्लीज स्टूडियो दिखा दो बेटा, कैमरा सेटअप बिगड़ जाएगा स्टूडियो दिखाऊंगा तो। हाँ जी, बैकलॉग हो गया है, उसका कब कराएंगे यार? बैकलॉग का तो करेंगे ना, लास्ट में होती है ना बैकलॉग वाली क्लास। कैमरे पे लाओ बेटा, वो यार वो इधर उधर ढूंढ देख रहा है स्टूडियो वगैरह, तो फिर अभी लाने में कोई वो नहीं है। हाँ जी, हाँ रोहित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल आना भाई, बिल्कुल आना। अच्छा है, आप जरूर आइए हमसे मिलने, ठीक। अच्छा लगता है हमें भी, और आपको भी अच्छा लगता है। अब वो तो इसलिए आ गया ना, वो दिल्ली से ही था, दिल्ली में पास में, तो फिर परेशानी भी नहीं आती। लेकिन आप बहुत से दूर दूर रहते हो, बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, तो फिर परेशानी भी आती है ना, खास फिर गर्ल्स वगैरह फिर आ ना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल कॉपी चेक करवाने आना आप। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, अब वापस से टॉपिक पर आते हैं।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे लवण के बारे में। लवण क्या है भैया? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है, जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, तो यहां पे सर नया क्या बताया आपने? ये तो हमें पता था। अब कुछ खास जानकारियां जो आपको सुननी है। अम्ल ये है, ये है क्षार। ओके, बहुत बढ़िया सर, नई जानकारी बताई आपने। ओके, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हुई, लवण बना। इस लवण में क्या है? एक है Na+ आयन, एक है Cl- आयन। मतलब एक धनायन है, एक ऋणायन है। एक धनायन है, एक ऋणायन है। धनायन कहां से आया? धनायन आया क्षार से। सुनना मेरी बात, यह धनायन इस लवण में कहां से आया? क्षार से। तो क्षार से प्राप्त होता है धनायन। कोई भी लवण बनाओ, कोई भी लवण, इसके अलावा आप कोई दूसरा उदाहरण ले लो, धनायन क्षार से आएगा और ऋणायन अम्ल से आएगा। तो धनायन क्षार से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल। और जो ऋणायन है बेटा, ये कहां से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम एसिड, सो इट इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक। मूलक हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से ऐसा कोई चैप्टर दे नहीं रखा है, लेकिन हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें आपको अम्लीय मूलकों की पहचान, क्षारीय मूलकों की पहचान, आप में से बहुत सारे जिन्होंने 12th पास आउट कर चुके हैं, उन्होंने स्कूल में प्रैक्टिकल किए होंगे, उनकी पहचान करना हम यहाँ पे सीखेंगे। इस चैप्टर में नहीं, लेकिन आगे जब हम बाकी चैप्टर्स खत्म कर चुके होंगे ना, तो लास्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। प्रैक्टिकल करवाना सिखाऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल से क्या क्वेश्चन आते हैं वो सिखाऊंगा, ठीक। अम्लीय मूलक, इनको बोला जाता है एसिडिक रेडिकल। तो इसका मतलब सर ये है कि जो धनायन है वो क्षारीय मूलक कहलाते हैं, ऋणायन अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, लेड हो सकता है, कोई भी धनायन हो सकता है। ऋणायन के रूप में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है, बोरेट, ऑक्जेलेट, परमैंगनेट, क्रोमेट, कुछ भी ऋणायन हो सकता है। तो क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक, इतना क्लियर हो गया। तो आपने ये समझ लिया कि यार लवण ऐसा होता है जिसमें धनायन होता है, ऋणायन होता है। अब ये धनायन सरल भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है, सिंपल सिंपल। तो लवण की पिक्चर तो हमने समझ ली, अब देखेंगे इसके प्रकार। अब लवण के प्रकार हम देखें, लवण के हम प्रकार देखें तो लवण सर कितने प्रकार का होता है? लवण के अगर हम प्रकार देखें तो लवण कितने प्रकार का होता है, आइए चलिए बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहां पर लवण के प्रकार के बारे में। अब हम बात करेंगे यहां पर लवण के प्रकार के बारे में, ठीक, ओके। तो अब हम देख लेते हैं यहां पे इसके टाइप। तो देखो सिंपल सी बात है, लवण दो प्रकार का होता है। एक है पहला सरल या साधारण लवण। साधारण लवण, सरल या साधारण लवण। सरल या साधारण, जिसमें एक सरल प्रकार का धनायन और एक सरल प्रकार का ऋणायन हो, जिसमें, या फिर मैं बोलूं जिसमें एक धनायन एक ऋणायन हो, एक प्रकार का धनायन हो और एक प्रकार का ऋणायन हो, जैसे कि सोडियम आयन है और दूसरा सल्फेट आयन है या क्लोराइड आयन है, कोई भी है, एक ही है, एक धनायन एक ऋणायन हो, ठीक, बस उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। जिसमें एक सरल धनायन एवं एक सरल ऋणायन हो। संख्याओं से मतलब नहीं बोल रहा हूं कि भाई एक ही धनायन हो एक ही ऋणायन हो, ठीक है, मतलब एक, कोई भी एक सरल धनायन हो, कोई भी एक ऋणायन हो, ऐसा। उदाहरण जैसे कि अगर हम बात करें NaCl, सोडियम और क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम और ब्रोमीन, सोडियम सल्फेट, सोडियम और सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और सल्फेट, ETC इत्यादि। ये बात समझ में आ गई। सिंपल सॉल्ट, इंग्लिश में बोला जाएगा इनको सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, ओके।
और देन सेकंड वाला है आपके पास सिंपल वाला, ये तो हो गया सिंपल, और दूसरा होता है बेटा आपके पास आणविक लवण, आणविक लवण या योगात्मक लवण। आणविक लवण या योगात्मक लवण कि भाई लवण दो टाइप के हैं, एक है आपके पास सरल, दूसरा है आणविक या योगात्मक लवण। इनको बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल या मोलेक्युलर कंपाउंड। आणविक यह कैसे बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा सरल लवण को अर्थात साधारण लवणों को आपस में मिलाया जाता है, बट ऐसा ही नहीं एक मुट्ठी है एक मुट्ठी है, ऐसा नहीं, उनकी निश्चित मात्रा को, उनका कुछ ना कुछ तो निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा। जब हम साधारण लवणों को लेकर के निश्चित अनुपात में उनका क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक परख नली है बेटा, उस परख नली में कुछ मात्रा इसकी डाली, कुछ मात्रा दूसरे लवण की डाली, फिर उसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करके कुछ देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। क्या पता 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, एक दिन पूरा। तो फिर उसको ठंडा होने के बाद छोड़ देंगे हम, तो फिर उसमें क्या बन जाएंगे? नए यौगिक के क्रिस्टल बन जाएंगे। कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है, 2-3-30 मिनट में, आधे घंटे में भी वो आपका क्रिस्टल बन जाता है। तो एक नए यौगिक के क्रिस्टल बनेंगे। जब हम दो या दो से ज्यादा साधारण लवण को निश्चित मात्रा लेकर के उनका क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, तो फिर जो नए यौगिक के क्रिस्टल बनेंगे उसी को कहा जाता है यहां पर आणविक लवण या योगात्मक लवण या यौगिक, योगात्मक यौगिक। हाँ जी, तो अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई डेफिनेशन, हाँ जी, जब दो या दो से अधिक, इसको लिख लो, जब दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों को निश्चित अनुपात के विलयन को मिलाकर उनका क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है। जब दो या दो से अधिक साधारण यौगिकों के निश्चित अनुपात के विलयनों को मिलाकर के उनका क्रिस्टलीकरण करवाया जाता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब गर्म करो फिर ठंडा करो ताकि नए यौगिक के क्रिस्टल बन सके। तो प्राप्त क्रिस्टल योगात्मक यौगिक कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, जैसे कि देखिए ध्यान से, मैं कुछ सिंपल से उदाहरण लिखवाता हूं, ज्यादा कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल से उदाहरण लिखवाऊंगा। जैसे कि मैंने क्या लिया, K2SO4 लिया और एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, दो यौगिक लिए, है ना, दो साधारण लवण ले लिए मैंने इन दोनों का, इनका एक निश्चित अनुपात ले लिया बेटा कि 1:1 रेशो में मैंने इनको लिया और इनका क्या करवाया? क्रिस्टलीकरण करवाया, क्रिस्टलीकरण करवाया। तो यहां पर एक योगात्मक यौगिक मिल जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3। ऐसे नहीं है कि सिंपल इन दोनों को मिला है, भाई कुछ जलीय माध्यम तो लेना पड़ेगा ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो सके। भाई ये भी पाउडर है, ये भी पाउडर है, सर दोनों को मिक्स करते ही बन जाएगा नया यौगिक? नहीं, उसको जलीय विलयन में लेना पड़ेगा, फिर उनको मिल जाए अच्छे से। तो यहां पर हो सकता है कि अगर जो धातु परमाणु है उनके बीच में गैप हो तो जल उनके जाके अंदर घुस जाएगा, तो यहां पे होता है, इसलिए डॉट में यहां पे 24H2O भी आता है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इन दोनों को, वाटर भी है हमारे पास, ठीक है, साथ में जल भी है, तो फिर ये प्रोसेस होता है और यहां पे बनता है डॉट 24H2O। ये कैसे आया सब आगे की कहानी है, सब बढ़िया विस्तार से बताऊंगा, बस अभी लिख लो। ये बन गया हमारे पास एक आणविक यौगिक। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने क्या लिया, पोटेशियम साइनाइड लिया, इसका नाम लिखवा देता हूं, पोटेशियम साइनाइड लिया। जब इसको हम क्या करते हैं, FeCN होल ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। FeCN होल ट्वाइस, ये होल ट्वाइस, ये दो इसके माथे पे से आया होगा, साइनाइड पे -1 होता है, दो साइनाइड है तो -2, उस चक्कर में से +2। ये फेरस आयन है, फेरस साइनाइड, ये है बेटा फेरस साइनाइड। जब इन दो को हम लेते हैं
इनके निश्चित अनुपात में 1:4 रेशो में 1:4 रेशो, मतलब इसका अगर 1 मोल लूंगा तो इसके 4 मोल मेरे को लेने हैं, सॉरी 4:1 के रेशो में, 4:1 के रेशो में, K4 बनेगा ना, 4:1 के रेशो में इसके 4 मोल, इसके 1 मोल में लेता हूं। तो यहां पर मेरे पास इसका भी मैंने क्रिस्टलाइजेशन करवाया, तो यहां पर मेरे पास एक आणविक लवण बना। अगर वो आणविक लवण में दिखाना चाहूं तो KCN, इसके तो 4 मोल है, डॉट FeCN होल ट्वाइस, इसका तो 1 ही मोल है। ये मेरे पास आणविक लवण बन गया। अब ये दिखने में कैसा होता है वो आगे देखेंगे, बस हाँ ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास यहां पर आणविक यौगिक, बस इतना देख लो। हाँ, अब इसकी शक्ल थोड़ी आगे चल करके हम चेंज करेंगे। तो यहां पर सिंपल सा आणविक लवण क्या है भाई, कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा साधारण लवणों को लेते हैं निश्चित अनुपात में, तो उनका जब फिर आपस में मिलाकर के जब हम क्रिस्टलीकरण करवाएंगे तो फिर मेरे को क्या मिलेंगे, नए यौगिक के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। तो जो क्रिस्टल बन रहे हैं ना जिस यौगिक के, वही यौगिक कहलाता है योगात्मक यौगिक, जो कि दिखने में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट? डन है मामला? सिंपल है, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल, लेकिन सब समझने वाला है, रटने वाला कुछ नहीं है। ओके, अब ये जो आणविक यौगिक है बेटा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इस आणविक यौगिक को और इस आणविक यौगिक को अगर मैं जल में डालूं तो ये अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। तो आणविक यौगिकों को जल अपघटन से प्राप्त उत्पादों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। या मैं बोलूं आपसे, जैसे कि आप प्रैक्टिकल कर रहे, जैसे कि आप स्कूल में प्रैक्टिकल होता है बेटा 12th में, तो एग्जामिनर आया उसमें, ठीक है, ओके, उसने पूछा बता, पहले तो इधर उधर के फर्जी बातें कर ली, इधर उधर के फर्जी क्वेश्चन पूछ लिए, फिर पूछा बता उपसहसंयोजक यौगिक चैप्टर पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। चल मेरे को ये बता, एक होता है आणविक लवण, एक होता है द्विक लवण, एक होता है उपसहसंयोजक यौगिक, दोनों में क्या फर्क होता है? एक होता है द्विक लवण, एक होता है उपसहसंयोजक यौगिक, दोनों में क्या फर्क होता है? ओके, क्योंकि दोनों होते आणविक यौगिक ही। तो फिर कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो जल में डालने के बाद टूट जाते हैं। सर मेरे को पता है, द्विक लवण तो वो होता है जिसको जल में डालूंगा वो घुल जाएगा, पूर्णतया आयनित हो जाएगा, और उपसहसंयोजक जल में डालने पे पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं। वाह शाबाश, पढ़ाया हुआ है बच्चा को अच्छे से ढंग से। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, आणविक यौगिक ये है। अब आणविक यौगिकों के भी प्रकार होते हैं, लवण, सिंपल लवण, आणविक लवण। आणविक लवण के भी 2 प्रकार। हाँ जी, आणविक लवण को लिखिएगा बेटा, आणविक लवण एरो लगा के लिखिएगा। आणविक लवण को, आणविक लवणों को भी जल अपघटन के आधार पर पुनः 2 भागों में बांटा गया है, पुनः 2 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। एक होते हैं आपके पास द्विक लवण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डबल सॉल्ट। ओके, और दूसरा होता है बेटा आपके पास यहां पर उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, तो अब इन दोनों में कैसे हम फर्क करें? तो सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि द्विक लवण को अगर मेरे को पहचानना है तो यार वे आणविक लवण जो जल अपघटन के पश्चात पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, अर्थात जिन आयनों से उनका निर्माण हुआ था वो आयन जल में डालने के बाद वापस मेरे को मिल गए, तो वो कहलाता है द्विक लवण। और वे आणविक यौगिक जो जल अपघटित नहीं होते, उपसहसंयोजक यौगिक। क्लियर है?
तो पहला हेडिंग डाल लो दिक लवण, पहला हेडिंग डाल लो दिक लवण, दिक लवण जिसको बोला जाता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। तो भाई साहब इसमें लिख लो, ये द्विक लवण जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, तो वे योगात्मक यौगिक जिनका जल में पूर्ण आयनीकरण हो जाता है द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, वे आणविक यौगिक जिनका जल में पूर्ण आयनीकरण हो जाता है द्विक लवण कहलाते हैं। ये सब कुछ लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब मैं उदाहरण देके आपको समझाता हूं, समझिएगा। जैसे कि हमने यहां पर इस उदाहरण को देखा, इसी को मैं यहां पर आपको बताऊंगा। पहले ये लिख लो आराम से, ठीक है। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, 100% आयोनाइज हो जाते हैं, वो कहलाते हैं द्विक लवण। ओके, तो जैसे कि देखो ध्यान से इसका उदाहरण, पोटाश एलम, फिर और भी उदाहरण लिख पाऊंगा, जैसे कि पोटाश एलम। पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यह एक द्विक लवण है। कैसे? अगर मैं इस लवण को जैसे ही जल में डालूंगा, जैसे कि देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट में 24H2O है, जैसे ही मैं बोलूं इसको जल में मिलाने पर, इसमें जो भी आयन है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। इसमें पोटेशियम आयन है, अलग हो जाएगा, K+ आयन मिल जाएगा। इसमें एल्यूमिनियम आयन है, बिल्कुल अलग आ जाएगा। सल्फेट आयन है, बिल्कुल है, और जल है तो वो तो अलग हो ही जाएगा, H2O। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयन अलग हो गया? हम इनके परीक्षण कर लेंगे ना भाई। हमें धन आयनों के परीक्षण करने के भी मेथड पता होते हैं, ऋण आयनों के परीक्षण करने के भी मेथड पता होते हैं, वहां से पता लगा लेंगे। पोटेशियम आयन का परीक्षण किया, पॉजिटिव आ गया, मतलब पोटेशियम आयन है विलयन में। एल्यूमिनियम आयन का परीक्षण किया, उसका पता लग गया। सल्फेट आयन का परीक्षण किया, उसका पता चल गया। मतलब यह आयनिक यौगिक जल में पूर्णतया टूट चुका है, अर्थात यह एक द्विक लवण है, पोटाश एलम, जिसको फिटकरी भी कहा जाता है। पोटाश एलम जिसको फिटकरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है बेटा? फिटकरी। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि यार यह यौगिक जल में टूट गया, तो यौगिक ने जल में अपना अस्तित्व खो दिया, आयनों ने अपना अस्तित्व वापस प्राप्त कर लिया। जो पहले गायब हो गए थे वो वापस से आ गए, है ना, क्योंकि पहले तो ये एक यौगिक बना चुके हैं। अब जैसे कि जब एक आपने मकान बनाया, तो आप उसको मकान बोलोगे या ईंट बोलोगे? मकान बोलोगे। लेकिन अगर हम उसके हर एक हिस्से को अलग अलग कर दे, देखो ये ईंट, अब तो फिर उसको ईंट बोलेंगे ना भैया, ये ईंट का टुकड़ा है, उधर से उठा के इधर रख दो। ठीक, ओके, तो ये है मकान, और फिर ये उसमें जैसे हमने जले मिलाया, ईंटें अलग हो गई, सब अलग अलग हो गया, डिसोल्व हो गया पूरा का पूरा। समझ में आ गया? तो ऐसे यौगिक जो जल में डालने के बाद टूट जाए, द्विक लवण। वे आणविक यौगिक जल में डालने के बाद टूट जाए, द्विक लवण कहलाते हैं। अब इसके अन्य उदाहरण देखो, अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये तो पोटाश एलम हो गया। एक होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 डॉट 6H2। इसको बोला जाता है बेटा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, यह भी एक द्विक लवण का उदाहरण है। देखो दो लवण है अलग अलग, FeSO4 डॉट फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, साथ में यहां पर 6 जल के अणु। यह कहलाता है आपका मोहर लवण, मोहर सॉल्ट जिसे कहा जाता है, मोहर लवण, मोहर लवण। और दूसरी बात बेटा, इस मोहर लवण से रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल भी है, तो वो प्रैक्टिकल वाली चीजें हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री में इसका प्रैक्टिकल आता है
ठीक है, जो कि लास्ट में देखेंगे, पाठ्यांक वाठ्यांक जो आप 12th में करते हो ना, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं आपको स्कूल में, तो मोहर लवण पे एक प्रैक्टिकल भी होता है। ये फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O, ये कहलाता है आपका मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका नाम क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। सल्फेट, ये है आपके पास मोहर लवण। समझ में आया ये उदाहरण? अरे समझ में आए? तो ये है आपके पास द्विक लवण, जो जल में डालने के बाद टूट जाए। इससे रिलेटेड बाकी तुम्हारे और कुछ आता नहीं है इसमें, सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सारी चीजें चल रही है, तो इनको सिंपल रहने तो बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये क्लियर हो गया बेटा? ओके, आराम से आप इनको समझ सकते हो, हर एक बात को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो ये है द्विक लवण। अब देखेंगे हम दूसरे, इसमें है क्या दूसरे? ठीक है, मेरे को बताने पड़ेंगे। हाँ जी, अब देखेंगे दूसरे, इसमें कौन से आप, अब यहां पर देखेंगे दूसरे उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ यहां पर, चलो मैं तुम्हें कुछ और डिटेल इसमें बताता हूं। ये हमने देख लिया बेटा, KCl कार्नेलाइट और इसका मोहर लवण और इनके उदाहरण देख लिए। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जो फिटकरी होती है ना, फिटकरी, उसका एक उदाहरण है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिटकरियां होती है। फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोला जाता है, फिटकरी को इंग्लिश में एलम बोला जाता है। तो यहां पे लिख लो एलम, मतलब फिटकरी के अन्य उदाहरण, ये भी तुम्हारे काम आ जाएगा, के अन्य उदाहरण। द्विक लवण का ही पार्ट है ये, इसलिए। वैसे फिटकरी का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो, एलम का सामान्य सूत्र, एलम का सामान्य सूत्र ऐसा होता है। क्या होता है कि इसमें एक होता है धातु परमाणु M2SO4 के रूप में, एक होता है M-SO4 होल थ्राइस 24H2O। ये होता है किसी भी फिटकरी का सामान्य सूत्र। सुनना जरा ध्यान से, यह एक फिटकरी का सामान्य सूत्र होता है। इसमें दो अलग अलग धनायन होते हैं, एक M और एक M'। अब M पर क्या आवेश है जरा देखोगे ध्यान से, तो यहां पर सल्फेट आयन होता है SO4-2, मतलब इस पर +1 रहा होगा, ये एकल संयोजी धनायन है। और जो डैश वाला है ये सल्फेट का 2 और ये 3 इसके माथे पे से आया होगा, ये +3 वाला धनायन है, त्रिसंयोजी धनायन है। तो इसमें दो धनायन होते हैं, पहला M+1, यह है एकल संयोजी धनायन, एकल संयोजी धनायन। अब सर ऐसे एकल संयोजी धनायन कौन कौन हो सकते हैं? धातु होना चाहिए, वो धातु, ठीक है, मतलब कोई आयन हो, H+ नहीं होता है, H+ नहीं होना चाहिए, कोई अच्छा खासा आयन होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से, अमोनियम आयन होता है, सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, रुबिडियम आयन होता है और सीजियम आयन होता है। यह इनमें फिट हो सकते हैं, अमोनियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। बाकी और नहीं होते हैं, Ag+ आयन भी नहीं होता है, लिथियम प्लस भी नहीं होता है। बाकी तो भाई ये S ब्लॉक के हैं, लिथियम क्यों नहीं है, सबके रीजन बताऊंगा। इसकी पहले ट्रिक देख लो, अमीना, अमीना, अमी मतलब अमोनियम आयन, ना मतलब सोडियम आयन। अमीना कब्र, कब्र का रब, क से बन जाएगा पोटेशियम, रब रुबिडियम। अमीना कब्र से सीजियम, अमीना कब्र से बोली, क्या बोली? 24H2O। अमीना कब्र से बोली 24H2O, अमीना कब्र से बोली 24H2O। तो ये है बेटा आपके पास एकल संयोजी धनायन। और एक है त्रिसंयोजी धनायन, M' जिस पर +3 आवेश है, यह है त्रिसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन।
अब ये त्रिसंयोजित धनायन कौन कौन से हो सकते हैं? ये त्रिसंयोजित धनायन कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, Fe+3 हो सकता है, एल्यूमिनियम+3 हो सकता है, गैलियम+3 हो सकता है, क्रोमियम+3 हो सकता है, मैंगनीज+3 हो सकता है। ये धनायन हो सकते हैं। Fe+3, एल्यूमिनियम+3, गैलियम+3, क्रोमियम+3, मैंगनीज+3 ये देखने को मिल सकते हैं जनरली। इसकी ट्रिक फिल हाल, अरे एक छूट गया ना, कोबाल्ट+3 भी लिख लेना। कोई गा कर मनाए, फिलहाल कोई गाकर मनाए, फिलहाल कोई गाकर मनाए। ये और ये ध्यान रख लो। एकल संयोजित धनायन इनमें से कोई होगा, त्रिसंयोजित धनायन इनमें से कोई होगा। Fe+3 हो सकता है, एल्यूमिनियम+3 हो सकता है, कोबाल्ट+3 हो सकता है, गैलियम+3 हो सकता है, क्रोमियम+3 हो सकता है, मैंगनीज+3 हो सकता है। फिलहाल कोई गाकर मनाए। और अमीना कब्र से बोली 24H2O। तो ये दो ट्रिक ध्यान रख लेना, इन्हीं से रिलेटेड आपके एलम होती है। अब यही क्यों होती है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, एक बार इनको लिख लो। हाँ जी, तो किसी भी एलम का सामान्य, किसी भी फिटकरी का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, कि पहली बात तो ये सल्फेट्स के लवण होते हैं, ठीक है, धनायनों के सल्फेट। ये एकल संयोजित धनायन का सल्फेट है, ये त्रिसंयोजित धनायन का सल्फेट है, साथ में 24 जल के अणु होते हैं। देखो यहां पे कार्नेलाइट फिटकरी नहीं है, मोहर लवण फिटकरी नहीं है, ये भी अपने आप में एक द्विक लवण है, इसलिए यहां पे उदाहरण लिखवाया है। लेकिन पोटाश एलम एक प्रकार का फिटकरी होता है जिसमें 24 जल के अणु होते हैं, ऐसी और भी फिटकरियां होती है, तो यहां पर उनका एक जनरल फॉर्म। अब देखो इसके उदाहरण, जैसे कि K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये तो आप सर्वज्ञात उदाहरण है पोटाश एलम। पोटाश एलम, पोटेशियम है इसमें, इसलिए पोटाश एलम। ओके, क्लियर, ठीक, ओके जी, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं यहां पर अमोनियम सल्फेट कर दूं, अमोनियम सल्फेट डॉट क्रोमियम सल्फेट, इसको बोला जाता है क्रोम एलम। ये है आपका क्रोम एलम। ओके बच्चों, और अगर मैं यहां पर फेरिक कर दूं, अमोनियम सल्फेट, फेरिक सल्फेट, ध्यान रखें ये फेरिक आयन है, डॉट 24H2O, इसको कहा जाता है आयरन एलम। यह उदाहरण ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये मोहर लवण का सूत्र नहीं है। मोहर लवण में Fe+2 में होता है, मोहर लवण में Fe+2 में होता है फेरस, ये फेरिक है, फेरिक, ये फेरिक है। फेरिक एलम बोल दो या आयरन एलम बोल दो, फेरिक एलम भी इसको बोल सकते हैं, फेरिक एलम। इनके ये नाम ध्यान रखना। फेरिक एलम में अगर हम बात करें 6 जल के अणु होते हैं, यहां पे 24 जल के अणु होते हैं, जबकि मोहर लवण में यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ये एलम के हमने जनरल फॉर्मूले देख लिए। अच्छा, ये वाला हो गया ए, मान लो ये बी, ये सी, और एक उदाहरण और मैं इसमें लिखवाना चाहूंगा आपको, एक उदाहरण और मैं इसमें लिखवाना चाहूंगा। अगर जैसे कि हम पोटाश एलम को गर्म कर दें तो उसमें जितना भी जल है बेटा वो बाहर निकल जाएगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, हमने इसको गर्म किया, इसको गर्म करके उसमें सारा का सारा जल बाहर निकाल दिया, तो उसको बोला जाता है डेड बर्न्ट एलम। इसको बोला जाता है डेड बर्न्ट एलम, डेड बर्न्ट एलम, हिंदी में मरी जली फिटकरी। काली पड़ जाती है ना, जैसे फिटकरी को हम गर्म करते हैं तो काली पड़ जाती है, मरी जली फिटकरी। ये भैया तुम्हारे फिटकरियों के उदाहरण भी हो गए। हाँ जी, तो ये सारे उदाहरण ध्यान रखिएगा बेटा, ये है आपके फिटकरियों के उदाहरण।
अब ये बात सुनो, 2 नोट लिखो, वो 2 नोट आपको और भी चीजें क्लियर करवाएंगे। ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाए हम, ये नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाए हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ये लिख लिया इतना आपने, एक बार थम्स अप दे दो, लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नोट लिखो एक नोट। पहला नोट क्या, कोई भी आप फॉर्मूला देखो, इन चारों, इन 1 2 3 में से, या इस चौथे से में भी देख लो, चौथे में भी देख लो, टोटल धनायन कितने हैं, टोटल धनायन कितने हैं सर? 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम, टोटल 4 धनायन है। टोटल धनायन देखो फिटकरी में कितने हैं? 4, 2 पोटेशियम 2 एल्यूमिनियम 2 अमोनियम 2 क्रोमियम 2 अमोनियम 2 आयरन, ठीक है, Fe। तो टोटल 4 धनायन है। कितने जल के अणुओं से घिरे हुए हैं? 24। तो अगर हम निकालें, औसत निकालें, एक धनायन कितने जल के अणुओं से घिरा होगा? 24/4 6, 24/4 6। तो ध्यान रखना, प्रत्येक धनायन एलम में 6 जल के अणुओं से सराउंडेड होता है। ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 वाटर मॉलिक्यूल इन एन एलम। समझ में आया ये? क्लियर हुआ? ओके, तो ये ध्यान लिखिएगा, ठीक है। एलम में प्रत्येक धनायन 6 H2O अणुओं से घिरा होता है, अणुओं से घिरा होता है, घिरा होता है। ये पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, लिथियम का आकार छोटा होता है, इसलिए वो 6 जल के अणुओं से नहीं गिर पाता, इसलिए वो एलम नहीं बनाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि Li+ का आकार छोटा होने के कारण यह एलम नहीं बना पाता। ये 2 पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर करवा देंगे कि 24 जल के अणुओं का क्या महत्व है। ओके, ये बात क्लियर कर ली। लिथियम प्लस क्यों नहीं बना पाता, उसका भी रीजन क्लियर कर लिया। भाई लिथियम पे भी तो धनायन है ना, लेकिन ये नहीं बना पा रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज। हाँ जी, तो यह बात क्लियर हो गई है। हमने इन चीजों को देख लिया है, तो द्विक लवण अब हमारा कंप्लीट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं उपसहसंयोजक यौगिक को। डन है मामला? ओके, तो अब हेडिंग डाल लो, उपसहसंयोजक यौगिक। ए समझ लिया द्विक लवण, अब आ गया हमारे पास बी, उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही हमें पढ़ना है। तो अब धीरे धीरे हीरो जवान हो रहा है ना? बच्चा पहले धीरे धीरे KGF अभी स्टार्ट हो रही है पिक्चर, ठीक है। धीरे धीरे बच्चे का अब यहां पर रोल आ रहा है, एक्टर का रोल आ रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कि यार वे आणविक यौगिक जो जल में अपघटित न होते हो, वे आणविक यौगिक जिनको जल में घोलने पर वो अपघटित न हो, उनका पूर्णतया आयनन न हो। यस और नो? ओके, तो इसमें लिखिएगा वे आणविक यौगिक जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हो, मतलब इनको न मरने का वरदान है। ठीक है, वे आणविक यौगिक जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हो, अर्थात जल में अपघटित नहीं होते हो।
ओके, तो आइए इसको भी समझते हैं। अब देखो ध्यान से, जो कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक होगा ना बेटा, वो जल में थोड़ा बहुत तो टूटेगा ही टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% टूट जाए। अगर 100% टूट जाएगा तो वो द्विक्लवण कहलाएगा। ये भी टूटेंगे लेकिन 100% नहीं, कुछ पार्ट इनका फिर भी बचा रहेगा। समझना दोनों के अंदर, इस चीज को भी हम आगे समझेंगे और अच्छे से इनको क्लियर करवाऊंगा मैं आपको। अभी इतना देखो, वे आणविक यौगिक जो जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हैं, वो कहलाते हैं यहां पे उपसहसंयोजक यौगिक। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि यार हमने ये उदाहरण लिया था, कहां लिया था उदाहरण, कहां गया उदाहरण, कहां गया K4FeCN और FeCN होल ट्वाइस, इसके 4 मोल, इसके 1 मोल लेकर के हमने एक आणविक यौगिक बनाया। यहीं से पिक्चर आगे स्टार्ट कर दूं मैं डायरेक्ट। ओके, तो यहां पर जैसे हमने एक आणविक यौगिक लिया, उदाहरण हमने लिया था KCN होल 4 डॉट में FeCN होल ट्वाइस। वहीं से पिक्चर स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि वापस से आगे का लिखना पड़ेगा। क्या मतलब है, समझना है, मकसद समझने का है। ओके, जैसे ही मैंने इसको जल में मिलाया, H2O में हमने इसको डाला, जैसे ही जल में डाला बेटा, तो यहां से कुछ ही चीजें मेरे को देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या था, पहले पोटेशियम आयन था, सॉरी इसमें पोटेशियम आयन था, फेरस आयन था, साइनाइड आयन था। बनाने से पहले इसमें ये 3 आयन थे। अब वो अगर हमें बाद में भी मिल जाए तो हम बोल देंगे द्विक्लवण है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला तो मेरे को सिर्फ यहां पर 4 पोटेशियम आयन मिले। इसमें सिर्फ 4 पोटेशियम आयन, देखो 4 पोटेशियम है, बाकी Fe आयन नहीं मिला, साइनाइड आयन नहीं मिला, कुछ चीजें गायब हो गई। ठीक है, मतलब एकदम से डिसअपीयर हो गई, एकदम से डिसअपीयर हो गई। अब वो कहां गई, वो आपस में जुड़ गई, एसोसिएट होकर के रह गई। जैसे ही हमने K4FeCN होल 4 और इसको मतलब ये KCN4 और इसको हमने जल में डाला, ये हमारे लिए अभी एक आणविक यौगिक है। अभी ये हमारे लिए एक आणविक यौगिक है। इसको वाटर में डिसोल्व किया तो 4 पोटेशियम। अब इसमें Fe कितना है, 1 Fe है। साइनाइड कितने, 2 यहां रहे, 4 यहां रहे, तो एक तो Fe था और साइनाइड थे। साइनाइड कितने, 6, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर के रह गए। हाँ जी भाई, दोनों जुड़ गए, दोनों को एक कोष्टक में बंद कर दिया। आयरन पर आवेश कितना होता है, +2, और साइनाइड पे होता है -1। तो आयरन पर यहां पर आवेश है +2 और साइनाइड पर आवेश है -1। साइनाइड कितने, 6, तो -6 ऋणावेश और +2 धनावेश। -6 में +2 जोड़ देंगे तो क्या -6 में से 2 ऋणावेश कम हो जाएगा, -4, तो ओवरऑल ऋणावेश रहा -4 या 4-। तो यहां पर हमें ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर ये 100% आयोनाइज नहीं हुआ है। आयरन और साइनाइड तो मुझे मिला ही नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब यह है कि भैया यह आणविक यौगिक फिर उपसहसंयोजक यौगिक कहलाएगा और यह इस रूप में रहेगा, K4FeCN होल 6। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो 4 पोटेशियम अलग और 1 ये ऋणायन अलग। यही है आपका उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक। हाँ जी, तो बेटा ये पिक्चर समझ में आ रही है आपको धीरे धीरे कि यार यहां पर ये जब जल में टूटा तो इसी प्रकार से 2 भागों में टूटा। Fe बाहर नहीं निकला, साइनाइड बाहर नहीं निकला। अब सोचेंगे क्यों बाहर नहीं निकला, हाँ है ना। यहां तक नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से, यहां तक एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। K4FeCN होल 6 बन चुका है जो कि हमारा एक उपसहसंयोजक यौगिक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अब यहां पे वापस से लिख लो इस लाइन को, K4FeCN होल 6 जब जल में हमने डाला, अगर हम इसको वाटर में डाले, भाई होने में तो वास्तव में वो ये था, तो इसने सिर्फ 4 पोटेशियम दिए और यहां पर FeCN होल 6
एक ऋणायन दिया, जटिल ऋणायन ये दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो Fe आयन है वो निकल नहीं पाए। क्यों नहीं निकल पाए? उसका कारण ये है कि यार इस Fe को, जिस पर +2 आवेश है, इसको 6 साइनाइडों ने घेर लिया है ना। जैसे कि पुराने जमाने में नहीं होता था कि सैनिक जब किसी का अपहरण करते थे ऐसे भाला लेके खड़े हो जाते, हिलना मत। वो जंगल में नहीं रहते आदिवासी, हिला हिला हु ऐसा कुछ। हाँ जी, तो वो वैसा हो गया। आपने देखा हो, हातिम देखा हो, पुराने पुराने नाटक देखे, उसमें ऐसा था ना वो, ठीक है, पक्षियों के बाल लगा के हाथों पे से खड़े हो जाते बीच में। तो उस तरीके से ये Fe+2 आयन बीच में घिर चुका है और इसको किसने सराउंड कर लिया? साइनाइडों ने। 1 साइनाइड, 2 साइनाइड, 3 साइनाइड, 4 साइनाइड, इस तरीके से 5वां साइनाइड, ठीक है, और ये 6ठा साइनाइड। इन्होंने सराउंड कर लिया, भाले लगा दिए इसके ऊपर। इस तरीके से। तो अब देखो ध्यान से, ये जो साइनाइड आयन है इसको घेरे हुए हैं, तो ये यहां से फ्री हो नहीं सकते कि भैया फिर इसकी सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा, और ये बाहर जा नहीं सकता क्योंकि ये घिरा हुआ है। तो यहां पर ये जो एक साइड का तीर का चिन्ह है बेटा, यही है आपका उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। और जिन्होंने इस केंद्रीय परमाणु, ये जो बीच में घिरा हुआ है, यह जो घिरा हुआ है, इस घिरे हुए को बोलेंगे हम यहां पर केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु आयन जो भी है, केंद्रीय परमाणु आयन। और जिनसे घिरा हुआ है भाई, जो ये सैनिक है ना इसके चारों ओर, जिन्होंने इसको घेर रखा है, कैद करके रखा है, इन्हें बोलेंगे हम लिगेंड। तो पहली दफा आप इनको सुन रहे हैं, ये है आपके लिगेंड। इन दुश्मनों को, इनको, जो इन सैनिकों को क्या बोलेंगे हम? लिगेंड, जिन्होंने इसको घेरा हुआ है। कोई भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट एक चीज कॉमन है, लिगेंड किसको बोलेंगे? जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा वो लिगेंड कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यह है केंद्रीय परमाणु, उदासीन भी हो सकता है, आवेशित भी हो सकता है। केंद्रीय परमाणु या धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, कुछ भी इसको बोल सकते हो, जो कि कुछ अणुओं से घिरा होगा या आयनों से घिरा होगा, जो इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे, लिगेंड कहलाएंगे। और ये केंद्रीय परमाणु, हाँ या ना? तो यहां पर हमें एक चीज तो समझ में आ गई भाई, ये जो बाहर वाला है इसका तो कोई मतलब नहीं है, इस वाले बॉक्स से हमें मतलब है। इस वाले बॉक्स में एक केंद्रीय परमाणु है और उसके अलावा जो भी कुछ लिखा हुआ है वो लिगेंड है। इतना फील आ गया बेटा? अब हम यहां पर थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर ये वाली चीज क्लियर हो गई। थोड़ी सी और इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो यार, उपसहसंयोजक यौगिकों में या उपसहसंयोजक संकुलों में एक धातु परमाणु होता है जिस पर कुछ आवेश हो सकता है, कुछ भी आवेश हो सकता है, n प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु आयन। यह धातु आयन जब लिगेंडों से घिरा हो, अब वो लिगेंड कितने पता नहीं है, किसी में 6 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में इससे ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना। तो यहां पर x लिगेंड मान लो, जिन पर कुछ ना कुछ आवेश हो सकता है, जैसे कि इसमें -1 है, कोई उदासीन हो सकता है, किसी पर माइनस में भी ज्यादा आवेश हो सकता है। ओके, तो यहां पर जब किसी केंद्रीय परमाणु के को x लिगेंड घेर लेंगे, ये है आपका लिगेंड। बाकी अभी आगे इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां पर क्या बनाएंगे? ये MlX प्रकार का कंपाउंड बना लेंगे भाई। जैसे कि इसमें 6 साइनाइड थे तो यहां पे होल 6 आया ना, इस तरीके से। ओके, MlX प्रकार का एक कंपाउंड बना लेंगे जिस पे नया आवेश आ जाएगा P। धातु पे आवेश कुछ और है, लिगेंड पे आवेश कुछ और है, उन दोनों की वजह से कुछ नया आवेश, कुछ नया जनरेट हो गया। जैसे इसमें Fe पर आवेश +2 था,
लिगेंड पर आवेश -1 था, फिर टोटल आवेश कुछ और आया। सेम उस तरीके से यहां पर ये बनेगा। इसी को बोलेंगे हम उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें हो क्या रहा है, जिसमें हो ये रहा है कि जो ये मेरे पास धातु आयन है इसको लिगेंड अपना लोन पेयर दे करके उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। जिसमें हो क्या रहा है कि जो लिगेंड है अपना उपसहसंयोजक अपना लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है और एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। यह है हमारे पास उपसहसंयोजक बंध। तो अब यहां पे जरा ध्यान से सुनो रसगुल्लो, यह जो धातु आयन है क्या उसका लोन पेयर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है? तो यह है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और यह है इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, यह है दाता। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है उसको कहा जाता है लुईस अम्ल, ये कहलाते हैं लुईस अम्ल धातु आयन। और लिगेंड जो कि लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहलाता है लुईस शार। तो ये बिहेव करते हैं लुईस शार की तरह। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या इतनी बातें समझ में आई? तो किसी भी संकुल यौगिक में, संकुल का मतलब समझ गए आप, उपसहसंयोजक यौगिक, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है, उन्हें लुईस अम्ल, ये अतः ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ये दाता है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहा जाता है। अर्थात ये लुईस शार के समान बिहेव करते हैं, क्योंकि लुईस शार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। तो ये पिक्चर समझ में आई यहां तक? ये पिक्चर समझ में आई? एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना बेटा, बिल्कुल भी डाउटफुल मत रहना, सब एकदम मक्खन है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके थम्स अप में देख पा रहा हूं। ओके जी, इतनी बातें क्लियर हो गई, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, तो अब ये है हीरो पिक्चर का, इसमें विलन भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है? ओके, सारी बातें आपको देखनी है, हर एक बात को ढंग से समझना है। तो उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में हमने पहला पड़ाव पार कर लिया कि उपसहसंयोजक संकुल यौगिक होता क्या है। जो जल में 100% आयनित न हो या जिसका जल अपघटन न हो, वो कहलाता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक, वो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसके अंदर आगे देखते हैं। ठीक, इतना हमने देख लिया, हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको इसमें उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकार के बारे में बता देता हूं। उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकार, उपसहसंयोजक। और आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई होमवर्क नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि आज के में सब बेसिक, इसमें क्या ही होमवर्क दूंगा, ठीक है? होमवर्क अगले लेक्चर से आ जाएगा। उपसहसंयोजक यौगिकों के प्रकार, यौगिकों के प्रकार, हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के प्रकार। अब पहले वियोजन की मात्रा के आधार पर, इंपॉर्टेंट है ये, वियोजन की मात्रा के आधार पर, वियोजन या आयनन की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। देखो ध्यान से, यहां पे जरा देखो, ये बहुत ही अलग सी, ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, हम इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। यहां पे जरा देखो ध्यान से, वियोजन की मात्रा के आधार पर, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई आणविक लवण है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मेरे पास दो उपसहसंयोजक यौगिक है, ये और ये। अब मैं इनको देख करके बता सकता हूं क्या यार ये ऐसा है, ये ऐसा है? नहीं बता सकता, इनका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करने के बाद जो ज्यादा आयनित हो रहा है वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक की तो परिभाषा ये होती है कि यार वे आणविक यौगिक जो जल अपघटित नहीं होते हो, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। यहां सुनना, मेरी बातों को ध्यान सुनना बेटा,
वियोजन का मतलब है, आयनन का मतलब है टूटना, मतलब ये दिक् लवणों की तरह टूटेगा, ऐसा है क्या? सुनो जरा ध्यान से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। आयनन या वियोजन की मात्रा के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, अब हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूजन है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ओके। और दूसरा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं बेटा जो कि जल में अपना अस्तित्व बनाए रखते हो, अच्छे से मेंटेन रहते हो, टूटते ना हो। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो जिनका पूर्णतया आयनन न हो, आयनन न हो, जिनका पूर्णतया आयनन न हो। वैसे इनकी एक्चुअल डेफिनेशन अभी मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल के जरिए, ठीक है। दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, जो उपसंयोजक यौगिक आयनित हो जाए, वह उपसंयोजक यौगिक, वह उपसंयोजक यौगिक, वह उपसंयोजक यौगिक जो जल अपघटित हो जाए, जो जल अपघटित हो जाए। सुनना, दोनों के बारे में बहुत ही महन बारीकी है, इन दोनों के बीच में बहुत ही महीन बारीकी है। परिभाषा से मैं इनको इतना स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे ही पता है और आप भी क्लियर कर पा रहे हो इसको कि यार जिनका पूर्ण आयनन न हो तो फिर या तो टूटना ही नहीं चाहिए, वो दो आयन भी क्यों दे रहा है, धनायन भी क्यों दे रहा है, ऋणायन भी क्यों दे रहा है। और यहां पर वह जो जल अपघटित हो जाते हो, जिनका अच्छा खासा आयनन हो जाता हो, जल अपघटित हो जाए, ठीक है, दिक् लवणों की तरह, यहां पे लिख लो दिक् लवणों की तरह, दिक् लवणों की तरह, हाँ जी, दिक् लवणों की तरह। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो आयनित न हो और ये आयनित हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, दोनों के अंदर बस ये फर्क है कि इसमें धातु परमाणु जटिल भाग में बना रहता है, धातु परमाणु बाहर निकल के जाता ही नहीं। जैसे कि यहां पे देखा ना, ये धातु परमाणु बाहर नहीं जा पाएगा, जबकि जो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है उसमें से भी वो भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अब समझो, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो है जिसमें धातु परमाणु हमें प्राप्ति न हो, और मतलब जैसे उसको जल में डालें या किसी के साथ क्रिया करवाएं तो। और जो कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें से वो निकल सकता है, धातु परमाणु को भी बाहर निकाला जा सकता है। तो यहां पर ये पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है, सब कुछ प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो मैं दो अभिक्रियाएं लिखवाता हूं, उनके जरिए इसको समझाता हूं। हाँ जी, यहां पर इतनी बातें के लिए परफेक्ट और इम्परफेक्ट। देखो इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए इनको मैं उदाहरण से समझाता हूं, ठीक। जब हम जैसे कि मान लो मैंने संकुल लिया, ये मेरे पास एक संकुल कंपाउंड है, एक कंपाउंड तो ये, और एक मेरे पास संकुल कंपाउंड ये है। ठीक है, यार कॉपर था ना वो, हाँ ठीक है। ऐसा एक यहां पे कैडमियम, यहां पर कैडमियम, ठीक है, ठीक है, सही है। तभी मैं सोचा कोबाल्ट था या क्या था। हाँ देखो, एक तो कॉपर का कंपाउंड है और एक कैडमियम का कंपाउंड है। यहां पर कॉपर पर +2 चार्ज है, यहां पर कॉपर पर +2 चार्ज है, दोनों पर है। जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में, क्वेश्चन ऐसे आता है, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में H2S गैस पास आउट करते हैं,
H2S गैस पास आउट करते हैं तो यहां पर हमें कोई पीले रंग का यौगिक प्राप्त नहीं होता है। जब हम इसके अंदर H2S गैस पास आउट करते हैं तो यहां पर हमें पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, जब हम इस संकुल के अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं, इस विलयन के अंदर जैसे ही हम H2S गैस पास आउट करते हैं बेटा, तो यहां पर आएगा नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि हमारा धातु आयन अंदर है। लेकिन जैसे ही, अरे यार H2S आएगा यहां पर, जैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, इस सेकंड वाले सॉल्यूशन में H2S गैस पास आउट करते हैं, जैसे ही हम H2S गैस पास आउट करते हैं यहां पर कैडमियम सल्फाइड का कद्दू सा पीला, कद्दू कैसा होता है, पीला, इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर धातु परमाणु बाहर आ चुका है, यहां पर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है। ये क्लियर हुआ? शब्दों को समझना। जैसे ही मैंने H2S गैस इसमें भी पास आउट करी, इसमें भी पास आउट करी, तो यहां से कॉपर आयन निकल करके अपना सल्फाइड का पीपीटी नहीं बना रहा है, जबकि यहां पर कैडमियम आयन बाहर निकल करके अपने सल्फाइड की पीपीटी बना रहा है, अपना अवक्षेप बना रहा है। इसका मतलब यह है धातु आयन यहां से निकल गया, तो ये इम्परफेक्ट है, ये नहीं निकला, परफेक्ट है। बस ये डेफिनेशन है। ठीक, ये है आपके पास इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और ये है आपके पास परफेक्ट। ये चीजें यहां से क्लियर हो गई। ओके, इन शब्दों को समझो बढ़िया से, यहां पर आपको ये बातें समझ में आ जाएगी कि यार इसका मतलब ये टूटेगा नहीं, ये टूट सकता है, इसका जटिल भाग भी टूट गया, उसका जटिल भाग नहीं टूटा जो बड़े कोष्ठक के अंदर है। माल मेटर है, वो यहां से नहीं निकल रहा है, वो यहां से निकल रहा है। तो ये है आपके पास इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ये है आपके पास परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये है वियोजन की मात्रा के आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर। क्लियर? इतना समझ में आया? बस ये डिफरेंस समझ लो कि यार मतलब मैं ये समझ चुका हूं, मान लो कोई मेरे पास उपसहसंयोजक यौगिक है, उसका अगर केंद्रीय परमाणु अभिक्रिया के दौरान उस संकुल में से ही बाहर निकल जाए तो वो इम्परफेक्ट, और वो उसी के अंदर बना हुआ है, बाहर आप कुछ भी डाल रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परफेक्ट। उसने अपने सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रखा हुआ है, मजबूत है। आप कितना ही हिला लो डुला लो, बस केवल थोड़ी बहुत खिड़कियां टूटेगी, भूकंप आएगा तो हमारी मजबूती तब भी बनी रहेगी, वो वाली है। समझ में? दो बिल्डिंग है, एक कमजोर है, थोड़ा बहुत भूकंप आया गिर गई, एक बिल्डिंग इतनी मजबूत है, कितनी आंधी तूफान आए, कितना ही भूकंप आए, थोड़े बहुत कांच वहां शीशे खिड़कियां विड़कियां टूट गई, लेकिन फिर भी उसके जो नींव है बहुत मजबूत थी, वो बने रहे। तो वैसे आप समझ सकते हो। ठीक, वियोजन की मात्रा के आधार पर या आयन की मात्रा के आधार पर, दो प्रकार के। अब दूसरा टाइप इसका बहुत ही सिंपल। हाँ जी, दूसरा टाइप है इसका बहुत ही सिंपल। दूसरा टाइप क्या है, आइए चलिए उस पर बात करें। ठीक है, वियोजन की मात्रा के आधार पर बी लिगेंड के आधार पर, लिगेंडों के आधार पर, लिगेंडों के आधार पर, यह देखकर बताया जा सकता है, लिगेंडों के आधार पर, लिगेंडों के आधार पर। अब लिगेंडों के आधार पर हम कैसे बताएं? अगर कोई केंद्रीय परमाणु एक जैसे ही लिगेंड से सराउंडेड हो, जैसे कि Fe+2 आयन साइनाइड से सराउंडेड था, तो उसको बोला जाता है होमोलेप्टिक। और अगर मान लो केंद्रीय परमाणु अलग अलग लिगेंडों सराउंडेड हो, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड, जैसे कि साइनाइड है, जल भी है, अमोनिया भी है, या कुछ और भी है, तो वो कहलाता है हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ ले, हाँ जी, और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो पता होगा ही सही। एक होता है होमोलेप्टिक संकुल। ठीक है, जब केंद्रीय परमाणु समान प्रकार के लिगेंड से घिरा हुआ हो, जब संकुल में, ऐसा लिख लो ना शॉर्ट में, जब संकुल में एक ही प्रकार के लिगेंड हो, एक ही प्रकार के लिगेंड हो, ठीक। उदाहरण सिंपल है,
K4FeCN6। इसमें केंद्रीय परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े हुए साइनाइड, जो कि सब एक जैसे। और उदाहरण देख लो, CuH2O6। और यहां पर अगर मैं बाहर कोई आयन लगा दूं, जैसे कि मैंने लगा दिया Cl2, ये हो गया। इस कोबाल्ट से यहां पर 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। क्या फर्क पड़ गया? यहां पर अगर हम बात करें, कॉपर से 4 अमोनिया जोड़ दिया मैंने, ठीक, कॉपर +2, और बाहर यहां पे सल्फेट। तो यहां पर इन तीनों उदाहरणों में देखो कि जो केंद्रीय परमाणु उससे जुड़ा हुआ लिगेंड एक ही जैसा है सब में, तो ये हो जाएंगे आपके होमोलेप्टिक इत्यादि। ओके। और दूसरा होता है बेटा हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेटेरोलेप्टिक संकुल। जब संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, जब संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, वो हेटेरोलेप्टिक में आ जाएगा। होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। इसके उदाहरण देखो। अरे रुक जा भाई, यहां लिखवा देता हूं मैं, इसके उदाहरण दिख जाएंगे आपको। इसका उदाहरण लिखवाऊं, जैसे कि देखो ध्यान से, क्रोमियम, इससे मैंने 3 H2O जोड़ दिए और 3 अमोनिया जोड़ दिए, ब्रैकेट लगा दिया और बाहर 3 क्लोरीन लगा दिए। तो 3 तो H2O लिगेंड है, 3 अमोनिया लिगेंड है इसमें। आगे धीरे धीरे आप सीखेंगे इनके बारे में। इसी तरीके से प्लेटिनम, प्लेटिनम से मैंने 2 अमोनिया जोड़ दिए और 2 क्लोरीन जोड़ दिए, ब्रैकेट बंद, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ आदि। ये यहां पर हो गया। एक बारी देख लो, कहीं किसी को यहां तक कोई दिक्कत आए तो बता दो। हाँ जी, ओके। संकुल बेटा, ये बड़े यौगिकों को ही संकुल कहा जाता है। इन बड़े यौगिकों को ही संकुल यौगिक कहा जाता है। Fe पर +2 आवेश कैसे आया बेटा, ये आगे सीखेंगे हम, चिंता मत करो, देख सिखाऊंगा मैं, ठीक है ओम जी, सिखाऊंगा। जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, अभी तो मैंने इसमें कोई बात ही नहीं करी, अंदर के बाहर के, बस केवल लिगेंड के बारे में बताना था, क्योंकि बार बार वो शब्द आता बीच में, इसलिए बता दिया। सर रोकी तो आ गया, अधीरा कहाँ है? अधीरा वधीरा लिगेंड ही है यहाँ पर, ठीक है। संकुल जटिल यौगिकों को, ये देख, ये सब संकुल यौगिक है, जिसमें बड़ा बड़ा एक केंद्रीय परमाणु बहुत सारे ऋणायनों से घिरा हुआ है, संकुल यौगिक जटिल यौगिक कहलाता है। क्या केंद्रीय परमाणु हमेशा एक धातु होगा? यस, वो भी D एंड F ब्लॉक का, हमारे सिलेबस में D ब्लॉक का ही है, ठीक है। कॉपर पर +2 आवेश कैसे आया? आकांक्षा जी आप आगे जाकर के खुद समझ जाओगे कैसे आया। इनके नाम बता दो। नहीं, अब इनके नाम की कोई जरूरत नहीं है। लिगेंड क्या होता है ये जानना भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सर आपने ऐसे कंपाउंड की IUPAC नहीं सिखाई, तो बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो सही IUPAC नामकरण, ठीक है। वियोजन समझ में नहीं आया, देख परिभाषा के अनुसार तो इनको ये बोला जाता है कि जो पूर्णतया आयनित न हो और जो आयनित हो जाए। अब इनका डायरेक्ट आप बता नहीं सकते हो, प्रैक्टिकल से ही पता लगा सकते हैं। किसी भी संकुल को देख करके नहीं बता सकते वो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, वो हम प्रैक्टिकल नॉलेज के बिहाफ पे बता सकते हैं, ठीक, ओके। या उनके कुछ वियोजन स्थिरांक दे रखे उनके आधार पे बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पे ये 2 उदाहरण है बेटा जो कि प्रैक्टिकली दे रखे हैं कि जब हम H2S गैस को इस कॉपर के सोल्यूशन में पास आउट करते हैं और जब इस कैडमियम के सोल्यूशन में पास आउट करते हैं, तो यहां पर सल्फाइड की पीपीटी बन जाती है कैडमियम के सल्फाइड की, जबकि यहां पे कॉपर के सल्फाइड की पीपीटी नहीं मिलती। इसका मतलब है इसमें से कैडमियम आयन निकल के बाहर चला गया, जो कि केंद्रीय परमाणु था। अरे भाई ऐसा कौन सा उपसंयोजक संकुल है ये जिसका केंद्रीय परमाणु भी बाहर चला गया? यहां पर वो मेंटेन है। सीडीएस, अरे कैडमियम सल्फाइड,
CDS का मतलब है कैडमियम सल्फाइड, चीफ डिफेंस सर्विस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। CDS का मतलब है कैडमियम सल्फाइड, ये 12th का ही है बेटा, ओके। हाँ जी, और लिगेंडो के आधार पर कि भाई लिगेंड कैसे कैसे हैं, अगर सारे एक जैसे तो होमोलेप्टिक, अलग अलग है तो हेट्रोलेप्टिक। क्लियर हुआ? ठीक है। एलम में 6H2, अरे वो एलम थोड़ी ना है भाई 6H2 वाला, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, एलम में 6H2 भाई, टोटल 4 धनायन है ना, और टोटल 24 जल के अणु है, तो जो जल के अणु है वो धनायनों को घेर के रखते हैं, तो प्रति धनायन कितने जल के अणु काम में आएंगे? 24/4, 6। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के उदाहरण थोड़ी ना, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक लिगेंड के उदाहरण, अरे लिगेंड थोड़ी ना होता है, ठीक है। होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक संकुल होता है, जिसमें लिगेंड्स कितने हैं उसके बिहाफ पर देखा जाता है। एनसीईआरटी रीडिंग कर ले, नहीं कर रही ना, मैं करवा रहा हूं ना यहां पर, पढ़ ले घर पे जाके, पढ़ना है तो तेरे को। वो क्लासमेट कहाँ गया जो स्टूडियो में? बेटा मैं तो आपके सामने स्टूडियो में, मेरे को पता नहीं है कहां पे, अभी थोड़ी देर पहले आया था जब मैंने आपसे बात की थी उसके बारे में। हाँ जी, योगात्मक सोल्ट, आपने लिगेंड तो समझाया नहीं बेटा। अनुराग कुछ चीजें भी समझाऊंगा ना भाई, अभी तो पिक्चर में ही रोल आया है ये यार, अभी हीरो की हीरोइन भी आएगी, सब आएगी, तो अभी चीजें बस आपने जाना है, हाँ ये है, लेकिन उसके सारी पिक्चरों को समझोगे आप, सारे किरदार से परिचय करवाऊंगा तुम्हारा, चिंता मत करो, ओके। उसके हर एक किरदार से तुम्हें मिलाऊंगा, उसका नाम क्या है, सबका नाम बताऊंगा, उस पिक्चर में फिर क्या आगे होएगा, सबसे मिलाऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे पर्दा उठता जाएगा। टाइम हो गया है, तो इसी के साथ बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगला आने वाला टॉपिक इससे रिलेटेड है, थोड़ा इतना सा जान लिया काफी है। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में उपसहसंयोजक संकुल से रिलेटेड परिभाषाएं, ठीक है। तो उन परिभाषाओं को हम आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। सारी बातें क्लियर है, ये याद करना है नहीं देखना है बस इनको। थैंक यू, जय हिंद।